नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। इस बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर से करेंगे, जहां पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान को पानी रोकने पर पाकिस्तान के नेता से लेकर आर्मी चीफ तक बौखलाए हुए हैं। सिंधु जल संधि को लेकर पाकिस्तान के सेना प्रमुख मुनीर ने खुलेआम भारत को अमेरिकी धरती से परमाणु युद्ध की चेतावनी दी। तो वहीं मुनीर के बाद पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने भी भारत को लेकर जहर उगला। बिलावल ने भारत को गीदड़ भभकी देते हुए कहा कि भारत ने सिंधु पर बांध बनाया तो जंग होगी। और अब पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने एक बार फिर से भारत के खिलाफ पीएम शहबाज शरीफ की नई धमकी सामने आई है, नई गीदड़ भभकी सामने आई है, जिसमें भारत को धमकी देते वो नजर आए हैं और कहा कि भारत ने समझौता स्थगित रखा तो सबक सिखाएंगे। ये बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आ रही है। तो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की ये गीदड़ भभकी, ये धमकी सामने आई है। तो इस बीच बड़ी अहम हैं उसको लेकर बात की जाए तो शहबाज शरीफ की भारत को गीदड़ भभकी सामने आई। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की नई धमकी सामने आई है। मुनीर के बाद शहबाज शरीकियों को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान इस नाजुक समय पर इस तरीके के बयान दे रहा है, क्योंकि हर किसी को पता है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते टैरिफ वॉर की वजह से थोड़े से तल्खियों के बीच से गुजर रहे हैं। यहाँ पर ये मैं कहना चाहूंगा कि सबसे बड़ी बात है जो सबको विदित है, वो ये है कि पाकिस्तान की विदेश नीति का ये बड़ा ही महत्वपूर्ण घटक रहा है और उनका जो फलक्रम है उनकी डिप्लोमेसी का और हर तरह की विदेश नीति का, वो है कि उनके वहां पर कोई भी प्रॉब्लम खड़ी होती है, ये मतलब ये एक जोक का या मजाक की बात नहीं है, पर ये एकेडमिकली भी नोटेड है। वहां पे सुनामी भी आएगा, अब पानी की बहुतायत हो जाएगी, फ्लड आएगा या अर्थक्वेक भी आएगा, मजाक भी है और सच्चाई भी है। तो हर चीज के पीछे भारत को कहीं ना कहीं एम किया जाता है, रियलिस्टिकली भी और इमेजिनेटिवली भी। तो ये काम इमेजिनेटिवली शहबाज शरीफ भी कर रहे हैं और जिस तरह की थ्रेट वो दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये हास्यास्पद ही है कि अभी अभी ऑपरेशन सिंदूर में ये लोग हमारी जो एक्टिविटी, मिलिट्री एक्टिविटी और उनके सारे आयुध, चीनी आयुध जब ऑपरेशन सिंदूर में हमने बेकार कर दिए, नेस्तनाबूद कर दिए और उनकी 6-7 एयर बेसिस भी बहुत डैमेज कर दिए, तब वहां के लोग भाग के ट्रंप के पास गए हैं और जैसा कि ट्रंप कह रहे हैं, उसको भारत सरकार ने नेगेट किया है कि वो लोग भाग के आए। उनके डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ से बात की और इंटरनेशनल इंटरवेंशन जरूर हुआ है। उसके चलते भारत ने अपनी जेनरोसिटी दिखाते हुए, अपनी फिलेंथ्रोपी दिखाते हुए उनको रोका। तो जहां तक उनके साथ सीज फायर किया और जहां तक इंडस वाटर ट्रीटी की बात है, यहाँ पर एक इंटरनेशनल लॉ क्लियर नहीं है अभिषेक जी, मैं यहाँ पर ये कहूंगा। पर क्या होता है कि इंटरनेशनल लॉ में जनरली वाटर ट्रीटीज में एक हार्मोन प्रिंसिपल है, अवधारणा है, जिसका बार बार इंटरनेशनल लॉ के एक्सपर्ट्स जिक्र करते हैं। ये हार्मोन प्रिंसिपल ये कहता है कि जो अपर रिपेरियन स्टेट है, जो कि यहाँ पर इन द सिस्टम में भारत है, उसको अनलिमिटेड राइट्स होते हैं वाटर को यूटिलाइज करने के लिए। एक तो ये बात, और लोअर रिपेरियन स्टेट जो कि पाकिस्तान है, उसको एडजस्टमेंट करना पड़ता है किसी भी लोएस्ट रिपेरियन कंट्री को। और ये जो गलती वो कहते हैं कि भारत हमारा पानी एक बूंद भी रोकेगा तो हम वॉर कर देंगे या उनको अटैक करेंगे, तो ये तो एक गिदड़ भभकी है, क्योंकि पाकिस्तान पहले भी ऑपरेशन सिंदूर में देख चुका है। तो हार्मोन प्रिंसिपल के चलते मुझे लगता है भारत ने 1960 में जब ट्रीटी को एक्ट साइन किया, नेहरू जी ने किया उनके प्राइम मिनिस्टर के साथ, 19 सितंबर 1960 में ये ट्रीटी साइन हुई थी। तो उसमें हमने एक्सेप्ट ही क्यों किया कि मैक्सिमम वाटर जो है इंडस वाटर का वो पाकिस्तान को दिया जाएगा और बहुत सिर्फ 30% वाटर, 30% जल भारत को मिलता है। क्योंकि पाकिस्तान ने जो डिमांड अभी भी करता है, जो कि बिल्कुल हास्यास्पद है और पूरी तरीके से इंटरनेशनल लॉ का कंटरवेंशन है, जो शहबाज शरीफ का बेवकूफाना भरा रिटोरिक नहीं छुपा सकता। तो उसमें हम कहेंगे कि उन्होंने ये डिमांड की थी कि 30% ईस्टर्न रिवर्स का वाटर और 60% वेस्टर्न रिवर्स का वाटर हम लेंगे। तो अगर ये आंकड़ा मैं सही बता पा रहा हूं
तो 90% वाटर पे डिमांड करता है पाकिस्तान, जो किसी भी लेवल पे भारत के हाइडल इकोसिस्टम के लिए सही नहीं है। तो मैं यहाँ पर अपनी बात शुरुआत करने के लिए यही कहना चाहूंगा अभिषेक। जी ठीक है। सोढी साहब, मैं आपका रुख करूंगा, और अगर जियोपॉलिटिक्स को लेकर बात की जाए तो जियोपॉलिटिक्स में एक एक कदम, एक एक कही हुई बात जो है काफी अहमियत रखती है। और वहीं दूसरी ओर आसिम मुनीर का अमेरिका का दौरा, और उस दौरे के दौरान आसिम मुनीर का भारत को लेकर इस तरीके का बयान सामने आना, उस बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या आप मानते हैं कि बोल तो मुनीर रहे हैं लेकिन उसके पीछे अमेरिका खड़ा है? जय हिंद अभिषेक जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल पर हूं, विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। अभिषेक जी, असीम मुनीर के बयान से पहले हमें 3 बयानों पर ध्यान देना चाहिए जी। 17 मार्च इसी साल जनरल उपेंद्र द्विवेदी, भारतीय थल सेना के सेनाध्यक्ष, उन्होंने बयान दिया कि भारत पे 2 फ्रंट वॉर पॉसिबिलिटी नहीं है, रियलिटी है, यानी वास्तविकता है। पिछले महीने 9 जुलाई को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने बयान दिया, जिस तरह से बांग्लादेश, पाकिस्तान और चीन की गहरी सैनिक मित्रता होती जा रही है, ये भारत की अखंडता के लिए बहुत दिक्कत होने वाली है। कुछ दिन पहले 4 अगस्त को जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बयान दिया कि भारत पे अगली लड़ाई बहुत जल्द होगी। अब इन 3 बयानों को अगर हम असीम मुनीर के बयान के साथ जोड़ें तो एक बात स्पष्ट है कि पाकिस्तान भारत पे बहुत जल्द युद्ध करेगा, और मेरे आंकलन में ये जो बड़ा युद्ध होगा ये 2030 के बाद कभी भी हो सकता है। इसका कारण ये है कि इसी साल 19 जुलाई को चीन ने मेडॉक डैम बनाना शुरू किया है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा डैम है और जो महज अरुणाचल प्रदेश से 30 किलोमीटर की दूरी पे है, और ये डैम 2030 में खत्म होगा। और उसके बाद चीन जब भी चाहेगा भारत के अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ ला सकता है, जो कि 48 से 72 घंटे के अंदर अरुणाचल प्रदेश का बड़ा हिस्सा पानी के नीचे होगा, जिसकी चेतावनी पेमा खंडू, जो कि अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने 4 जुलाई को दी, जब उन्होंने कहा कि चीन के इस बांध बनने के बाद चीन पानी का बम इस्तेमाल करेगा भारत पे। यानी कि जो ये फ्रंट वॉर है, इसके लिए हमारे पास ठीक 5 साल का समय है तैयारी करने के लिए जी। पाकिस्तान कभी भी अभिषेक जी हमारे लिए सैनिक चुनौती नहीं रहा है। हमने हमेशा पाकिस्तान को हर जंग में हराया है, अकेले 1 to 1 हर जंग में हराएंगे भी, लेकिन चीन हमारे लिए चुनौती है। तो इसलिए जो ये 2 फ्रंट वॉर की बात हो रही है, ये हमें गंभीर तरीके से लेनी चाहिए। एक आखिरी टिप्पणी करना चाहूंगा जी। 7 अगस्त 2023 को जनरल मनोज नरावने, जो कि भारतीय थल सेना के 28वें सेना अध्यक्ष हैं, उन्होंने द प्रिंट में लेख लिखा, जहां उन्होंने साफ शब्दों में लिखा है भारत पर 2 फ्रंट वॉर बहुत दिक्कत होगी भारत के लिए। हमारे पास अनकोट हमारा 5 साल का समय है, हमें इस बात को गंभीर तरीके से लेना चाहिए, जो मेरे को उम्मीद है हमारे सरकार और सैन्य अधिकारी ले रहे हैं। 5 साल में जितनी हम सैनिक और आर्थिक शक्ति को मजबूत कर सकते हैं, उतना हमें फायदा होगा 2030 के बाद। जी ठीक है सर, मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप दोनों मेरे साथ बने रहें। कुछ और अभी मुद्दों को लेकर हम अपने दर्शकों तक जाते हैं, फिर वापस आपके पास लौटेंगे सवाल जवाब के लिए। मुनीर ने भारत को परमाणु युद्ध की धमकी दी है, उसके बारे में कुछ जानकारियां पहुंचा दें अपने दर्शकों तक। जहां सिंधु पर बांध बनाया तो तोड़ देंगे, एक आ गया मुनीर के द्वारा। बड़ी खबर इस बीच सामने आई है, सिंधु नदी पर बांध बना तो मिसाइल मारकर गिरा देंगे, हमारे अस्तित्व पर बात आई तो आधी दुनिया डुबो देंगे। मुनीर के बयान पर भारत ने कड़ा विरोध भी जताया था। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। हम एक परमाणु राष्ट्र हैं, अगर हमें लगा कि हम डूब रहे हैं तो हम आधी दुनिया को अपने साथ ले डूबेंगे। ये बयान जो है वो सामने आया था, आसिम मुनीर का ये बड़ा बयान, जिसका भारत ने भी विरोध किया। और इस बीच जिस तरीके से मुनीर ने भारत को धमकी दी है, उसको लेकर जानकारी पहुंचा दे तो मुनीर ने भारत को धमकी दी, भारत पर परमाणु बम से हमला करने की धमकी आसिम मुनीर के द्वारा जो है वो दी गई है। और इस धमकी में आगे कहा कि सिंधु पर बांध बनाया तो तोड़ देंगे, ये कहा गया। साथ ही साथ ये भी कहा कि सिंधु नदी पर बांध बनाया तो मिसाइल मारकर गिरा देंगे, आधी दुनिया साथ ले जाने की बात जो है वो भी आसिम मुनीर के द्वारा कही गई है। साथ ही कहा हमारे अस्तित्व पर बात आई तो आधी दुनिया को डुबो देंगे। पाकिस्तान परमाणु संपन्न देश है, सिंधु नदी भारत की संपत्ति नहीं है, ये कहा आसिम मुनीर ने।
तो इस बीच हमारे दोनों मेहमान बने हुए उनका रुख करेंगे। मनन जी, मैं आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से आसिम मुनीर का ये बयान सामने आया है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस बयान को किस तरीके से देखा जाए और जो पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय छवि है उस पर क्या असर जाएगा? क्योंकि यहां पर आसिम मुनीर ने केवल भारत को लेकर बात नहीं कही, उन्होंने ये भी कहा कि अपने साथ आधी दुनिया को डुबो लेंगे हम। यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि मैंने सुबह सुबह एमईए का स्टेटमेंट देखा था, तो जिसमें ये कहा गया है कि हमको बड़े शोचनीय तरीके से और दुखद तरीके से ये बताना पड़ रहा है पूरे विश्व को। ये एमईए का भारत का स्टेटमेंट है कि टेम्पा फ्लोरिडा में सबसे पहले तो आसिफ मुनीर को एक एलाइड स्टेट, जो कि भारत और अमेरिका एक दूसरे के अच्छे मित्र हैं, टैरिफ के दौरान जो सब बचकानी हरकतें और स्टेटमेंट्स दिए हैं इंडिया को हार्म करने के लिए ट्रंप साहब ने, उस पर मैं बिल्कुल अभी जाना नहीं चाहूंगा। पर सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे एमईए ने बोला है कि एक दोस्त की लैंड पर, एक फ्रेंडली टेरिटरी पर आसिफ मुनीर को ये कैसे परमिशन दी गई और किस फ्रीडम से और किस अधिकार और हक से वो ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि भारत को हम एक बूंद पानी नहीं छीनने देंगे, और बल्कि वो युद्ध की धमकी दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, वो न्यूक्लियर अटैक की भी धमकी दे रहे हैं। वो थ्रेट कर रहे हैं कि हम लोग न्यूक्लियर बॉम्ब के लेवल तक को वॉर को ले जाएंगे। और जो बांध हम लोग बनाने का, ये फिर एक मजाक की बात है, हास्यास्पद बात है कि हम लोग भारत को पहले बांध बनाने देंगे और जब उनका बांध बन के तैयार हो जाएगा उसके बाद हम वहां पर उसको मिसाइल से गिरा देंगे। तो ऐसी हरकतें या तो ट्रंप ही कर सकते हैं या फिर ये आसिफ मुनीर ही कर सकते हैं। और अगर हम इंडस वाटर ट्रीटी के उसमें जाएं, इतिहास में जाएं, तो हम देखेंगे कि पूरी तरीके से इंटरनेशनल कॉपरेशन का जमाना था। और अमेरिका में 1945 में टेनेसे वैली अथॉरिटी, इसके हेड थे लिलिनथाल, उन्होंने पूरी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर को, हाइडल पावर को डेवलप किया था अमेरिका में। वो एक बार 1951 में भारत आए तो उन्होंने कहा कि ये बड़ी प्रॉब्लम है भारत और पाकिस्तान के बीच में वाटर शेयरिंग की। तो उन्होंने अपनी बातचीत बढ़ाई और उन्होंने इन्फॉर्म किया वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन को, जिनका नाम था यूजीन ब्लैक, उनको बताया और इन लोगों ने फिर कहा और ट्रीटी करवाई दोनों राष्ट्रों के बीच में। तो मुझे लगता है कि जैसा कि भारत है, भारत भी इस समय थर्ड पार्टी इंटरवेंशन किसी भी तरीके से नहीं जाना चाहता। और पाकिस्तान तो पहले ही हमको न्यू कर रहा है, क्योंकि हम उसमें ये देखेंगे कि आर्बिट्रल दो तरीके की बातचीत संभव है, ऐसा इंटरनेशनल लॉ कहता है और ऐसा इंटरनेशनल और ये इंडस वाटर ट्रीटी कहती है। पहले तो ये कि एक एडहॉक ट्रिब्यूनल गठित की जाए भारत और अमेरिका के और थर्ड पार्टी के साथ, और उसके अलावा और भी कई आर्बिट्रेशन के नियम हैं जो लागू किए जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि भारत तो अपनी विदेश नीति में, हमारी विदेश नीति का मुख्य घटक है कि भारत पाकिस्तान रिलेशंस में कोई भी थर्ड पार्टी एक्टिविटी या कोई भी थर्ड पार्टी इंटरवेंशन हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जहां तक आसिफ मुनीर की बात है, ये उनकी एक गिदड़ भभकी ही है, क्योंकि पाकिस्तान के पास ऐसा मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक वेयर वाइडल ही नहीं है कि वो भारत को परेशान करें। और जहां तक इंडस वाटर ट्रीटी और वाटर शेयरिंग की बात है, हम ये पाएंगे कि बागलिहार के इशू पर, राटले ब्रिज के इशू पर, और हम अगर आगे जाएं तो और भी हैं उन इश्यूज पर, सलाल ब्रिज की मैं बात करना चाहूंगा, उन इश्यूज पर पाकिस्तान पहले ही इलेजिटिमेट शोर मचाता आ रहा है। तो मुझे लगता है कि ये गिदड़ भभकी है और रिटोरिक, वर्बिएज और बड़ी बड़ी बातें करने के अलावा मुझे नहीं लगता पाकिस्तान और कुछ कर रहा है। और ये आसिफ मुनीर भी अपनी डोमेस्टिक हालत को बचाने के लिए बलूचिस्तान में जो उन्हें परेशानी और ह्यूमिलिएशन झेलना पड़ रहा है, उसको उसकी तरफ से अपने लोगों का और इंटरनेशनल कम्युनिटी का ध्यान हटाने के लिए इस तरह की बचकानी और बिल्कुल ही क्या कह सकते हैं, बिल्कुल मनन जी, ऐसी बचकानी हरकतें पाकिस्तान के द्वारा की जा रही है और बार बार पाकिस्तान ऐसी हिमाकत भी कर रहा है। सोडी साहब का रुख करूंगा मैं। सोडी साहब, पाकिस्तान की तरफ से जो ये बयान सामने आ रहे हैं, क्या जो पाकिस्तान की आर्थिक और राजनीतिक अस्थिरता है उसकी वजह से बयान सामने आ रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान को भी पता है कि कुछ करने में जो है सक्षम नहीं है, केवल कहने में सक्षम है वो। अभिषेक जी देखिए, पाकिस्तान की तो आर्थिक और सैनिक हालत तो दशकों से अच्छी नहीं रही है, ये कोई नई बात नहीं है।
लेकिन हमें ये पाकिस्तान का जो ये तरीका है बार बार भारत के खिलाफ बयानबाजी करने का और भारत में आतंकवाद को समर्थन करने का, इसके लिए हमें थोड़ा इतिहास में जाना पड़ेगा। जब 1971 में भारत ने पाकिस्तान को युद्ध में हरा के पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, उसके अगले महीने 24 जनवरी 1972 को पाकिस्तान के मुल्तान शहर में मुल्तान कॉन्फ्रेंस की गई, जिसकी अध्यक्षता पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने की। उसमें पाकिस्तान के भविष्य के लिए 3 निर्णय लिए गए। पहला, पाकिस्तान परमाणु हथियार बनाएगा। दूसरा, आने वाले समय में पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के लिए भारत पे युद्ध करेगा। और तीसरा, पाकिस्तान भारत में आतंकवादियों को समर्थन करेगा भारत में अस्थिरता फैलाने के लिए। और उसके बाद जैसे हमने देखा, पाकिस्तान इन 3 पॉइंट जो मुल्तान कॉन्फ्रेंस के थे उस पर ये लग गया। परमाणु हथियार आगे, बाकी तो दोनों चीजें हमें पता है। पाकिस्तान, जैसे मैंने कहा, हमारे लिए अकेला कभी भी सैनिक चुनौती नहीं है। आने वाले समय में 100 युद्ध हो भारत पाकिस्तान के, हम पाकिस्तान को आराम से हरा देंगे। चाहे 1947 से लेके 2025 का ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हमने हर पाकिस्तान के साथ युद्ध में पाकिस्तान को हराया है। लेकिन हमारे लिए चुनौती इस वक्त 2 फ्रंट वॉर की है, और साथ में जिस तरह से बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान के साथ जुड़ चुका है, ये हमारे लिए और खतरे की घंटी है, जिसकी चेतावनी बार बार भारत के सेना के सीनियर अधिकारी दे रहे हैं। हमें भारत सेना के सीनियर अधिकारियों के इन बयान को गंभीर से लेना चाहिए, क्योंकि ये जो सैनिक अधिकारी बयान दे रहे हैं, इसके पीछे बहुत तवज्जुह है, तभी वो ऐसे बयान दे रहे हैं। देखिए, आने वाले समय में ना शांति होगी, आने वाले समय में ना पाकिस्तान चुप बैठेगा। आने वाले समय में, जैसे मैंने पहले भी बताया, 2030 के बाद भारत पे 2 फ्रंट वॉर होगी चीन पाकिस्तान की, जिसमें बांग्लादेश चाहे सैनिक तरीके से हिस्सा ले ना ले, लेकिन अपनी जमीन का इस्तेमाल करने देगा। बिल्कुल सोडी साहब, बड़ी बात कही आपने, ये बड़ी बात, बड़ा दावा आपने किया सर। मैं इस बीच आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप बने रहे मेरे साथ, एक बड़ी खबर भी है उसका रुख कर लेते हैं, जहां भारत के खिलाफ बिलावल भुट्टो के बिगड़े बोल सामने आए हैं। बिलावल भुट्टो ने भारत को युद्ध की धमकी दी है, भारत के खिलाफ युद्ध करेंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा, सिंधु जल संधि बहाल नहीं हुई तो युद्ध होगा, भारत ने सिंधु पर बांध बनाया तो जंग होगी। ये बिलावल भुट्टो का बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। तो इस बीच ये बड़ी खबर जो है निकलकर सामने आई है, बिलावल भुट्टो की गीदड़ भक्की निकलकर सामने आई है। दोनों मेहमान बने हैं मेरे साथ। मनन जी, सोडी साहब, मैं आप दोनों का रुख करूंगा। जिस तरीके से समय थोड़ा कम है, पहले एक बार सुनवा देते हैं अपने दर्शकों को किस तरीके से बिलावल भुट्टो का बयान सामने आया। मैं जानता हूं कि आप में इतना ताकत है, इस मुल्क के अवाम में इतना ताकत है कि जंग की सूरत हो तो जंग में भी हम इनका मुकाबला कर सकते हैं, और जो आपके 6 के 6 दरिया है वो वापस हासिल भी कर सकते हैं। और अगर ये हमें मजबूर करते हैं, पाकिस्तान ने ये जंग नहीं छेड़ा था। हम हमेशा अमन के बारे में बात करते हैं, जहां दुनिया भर में पाकिस्तान के सफ़ीर पहुंचे, नुमाइंदे पहुंचे, हमने अमन की बात की, भारत ने जंग की बात की। लेकिन अगर जंग छेड़ा गया है तो हम शाह अब्दुल लतीफ़ बिठाई की धरती से मोदी सरकार को बताना चाहेंगे कि हम पीछे नहीं हटते, हम झुकते ही नहीं हैं। तो अगर आप सिंधु की तरफ इस किस्म की हमला के बारे में सोचेंगे तो फिर पाकिस्तान के हर सूबे के अवाम आपका मुकाबला करने के लिए तैयार है। और ये ऐसे, चलिए वक्त थोड़ा कम है, मनन जी मैं आपका रुख करूंगा। छोटे छोटे रिएक्शन मैं आप दोनों से चाहूंगा, 30 सेकंड का रिएक्शन। मनन जी, सबसे पहले मैं आपसे ले लेता हूं। जिस तरीके से आप युद्ध की बात यहां पर करते नजर आ रहे हैं बिलावल भुट्टो, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान कहीं से कहीं तक भी इस स्थिति में है कि वो युद्ध कर पाए? वही राष्ट्र होते हैं जो युद्ध करने की स्थिति में नहीं होते हैं, जो गरीब होते हैं, इम्पॉवरिश्ड होते हैं और आर्थिक परेशानियों में होते हैं। ज्यादातर वहां के डिक्टेटर्स और हुक्मरान ही युद्ध का बात करते हैं और रणबेरी की तरफ जाते हैं। और पाकिस्तान और उनके जो पर्शियन, मुझे याद आ गए, पर्शियन रूलर रह चुके हैं जरकेस, जो बिल्कुल क्लीन शेवन है, या उनकी दाढ़ी भी नहीं आती है। तो एक तरीके से ये बात है कि इस तरीके का व्यक्ति अगर ऐसी बात कर रहा है तो मुझे नहीं लगता इसको कहीं पर भी सीरियसली लिया जाएगा। चलिए ठीक है, ये पाकिस्तान का बड़ा कमेंट है कि बिलावल भुट्टो की बातों को सीरियस नहीं लेना चाहिए। सोडी साहब, मैं आपका रुख करूंगा। जो देश खुद गृह युद्ध से परेशान हो, यानी कि आंतरिक जो उसके हालात हैं वो युद्ध जैसे ही बने हुए हैं, वो दूसरों को इस तरीके से युद्ध की धमकी दे रहा है। ये
पाकिस्तान तो हमेशा युद्ध की धमकी देता है, देता रहेगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको मुल्तान कॉन्फ्रेंस के बारे में बताया, वो पाकिस्तान के 3 लक्ष्य हैं जो पिछले कुछ 5-6 महीने में भारत सेना के सीनियर सेनाधिकारियों ने बयान दिए हैं। हमें वो बयान गंभीर तरीके से लेना चाहिए। हमारे पास 5 साल का समय अपनी आर्थिक और सैनिक ताकत बढ़ाने का, क्योंकि जो अगला जंग होगा वो भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगा 1947 से, क्योंकि ये 2 फ्रंट वॉर होगी जिसकी चेतावनी बार बार हमारे जनरल दे रहे हैं। ठीक है, मतलब ये 5 साल काफी अहम रहने वाले हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज को देने के लिए। वक्त छोटे से ब्रेक का है, बने रहें इंडिया न्यूज के साथ।